नमस्कार। आचार्य के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये आपका बायो की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी बेसिक्स के बारे में, सजीव और निर्जीव के बारे में, दोनों में हमने अंतर को जाना था और यह उसका अगला लेक्चर है। तो ये है बायोलॉजी के क्लास 11 का चैप्टर 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हम और भी ऐसे अच्छे वीडियोज़ बनाते चलें। तो इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे संगठनात्मक स्तर के बारे में। ठीक, तो पहला है संगठनात्मक स्तर। इसमें ये कहा जाता है कि जो भी सजीव और निर्जीव हैं वो आणविक स्तर पर ही सजीव और निर्जीव होते हैं। मतलब परमाणु में सब एक बराबर है। हर चीज़, इस विश्व की हर चीज़ जो है वो अणुओं से बनी, परमाणु से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। और उच्च स्तर पे जैसे ये मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंचता है, आणविक स्तर पे पहुंचता है, तब जाके इसमें भिन्नता पाई जाती है। मतलब कि सजीवों में परमाणु स्तर से लेकर जैव मंडल तक संगठनात्मक स्तर की निरंतरता पाई जाती है। मतलब कि परमाणु स्तर से जैव मंडल स्तर तक हर चीज़ आपस में क्या है, संबंधित है। और यही वहाँ से मतलब अलग अलग हम करते हैं सजीव निर्जीव में। इसको और ज़्यादा समझने के लिए इस चैप्टर को देखते हैं। यहाँ पास इस पिक्चर में आप देखिए कि हर चीज़ परमाणु से बनी हुई है। यहाँ पास कुछ भी सजीव निर्जीव नाम की चीज़ नहीं है। जब दो परमाणु मिलकर आपस में अणु और यौगिक बनाते हैं तब यहाँ पास निर्जीव के तीन चीज़ें पाई जाती हैं, कोलाइड, क्रिस्टल और मिक्सचर। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो आप उसकी जाके वीडियोस देख सकते हैं। बायोलॉजी में हम यहाँ पास सजीव में रहते हैं। तो इसमें जो पहली चीज़ है इसको बोलते हैं सजीव कोशिका, लिविंग सेल। जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तब ये बनाते हैं ऊतक, टिश्यू। ठीक, टिश्यू को जब आपस में जोड़ते हैं तो वो बन जाता है ऑर्गन, अंग, और अंग जब मिलते हैं तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। ठीक, जैसे आप मान लीजिए पाचन तंत्र जो है वो एक अंग तंत्र है। अब बहुत सारे अंग तंत्र जब आप मिलाएंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, ये सब मिला दिए तो आपस क्या बन गया, जीवधारी बन गया, मतलब ऑर्गेनिज्म बन गया। अब एक जीव है तो अपने और सारे जीवों के साथ रहेगा। जब बहुत सारे जीव आपस में मिलेंगे तब वो बनाएंगे जनसंख्या। ठीक, अब बहुत सारी जनसंख्या जो रहेगी वो और भी जीवों के साथ रहेगी तो वहाँ बन जाएगा समुदाय। अब हर एक समुदाय आपस में अन्य समुदाय से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे जो आपका हिरण है उससे शेर भी जुड़ा हुआ है, भेड़िए भी जुड़े हुए हैं, लकड़बग्घे भी जुड़े हुए हैं, घास भी जुड़ी हुई है, सब मिलकर क्या बना लिया, पारिस्थितिक तंत्र बना लिया। और जो भी वहाँ पास चीज़ें हो रही है, जैसे बारिश हो रही है, हवा चल रही है, ये सारी चीज़ें फाइनली हम बना लेते हैं जैव मंडल, और इसी जैव मंडल में जीवन पाया जाता है। तो ये क्या है, एक संगठन बन गया, एक आपका संबंध बन गया कि परमाणु से लेकर उच्च स्तर तक सबके बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। और यही संबंध को हम समझना चाह रहे थे संगठनात्मक स्तर में। अगर आपको नहीं समझ में आया हो इसमें कोई भी पार्ट तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब आते हैं जीवन का आणविक स्तर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ। तो इसके बारे में प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक लिनस पॉलिंग ने बात की थी। ठीक, लिनस पॉलिंग ने बात की थी कि उनके अनुसार जीव अणुओं के संबंध का परिणाम है, जीवन अणुओं के संबंध का परिणाम है तथा यह किसी एक अणु के कारण नहीं होता है। जैसे हमने देखा पीछे कि बहुत सारे अणु मिलकर बनाते हैं, तो हर प्रकार के अणु आपस में मिलकर जीवन को बनाते हैं। ठीक, तो इसको लिनस पॉलिंग ने बात की थी। सभी जीवधारी विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक जैसे जल, लवण आदि, कार्बनिक जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि अणुओं से जटिल तंत्र से बने हुए होते हैं। ठीक, तो बोलते हैं कि जैसे पंच तत्व से बनी है हमारी बॉडी, तो पंच तत्व क्या है, यही जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो सब यही है। तो इसी जटिल तंत्र बना हुआ है और इसी में जाके आखिरी में मिल जाता है। विभिन्न अणुओं का यही जटिल मिश्रण रासायनिक ऊर्जा को जैव ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात जीवन को उत्पन्न करता है। मतलब हर चीज़ जो है विश्व में परमाणु से ही बनी हुई है। अब आते हैं कि अगर कोई जीव बन गया है तो उसकी क्या होगी, वो उसकी वृद्धि होगी, उसमें आयु होगी, उसमें काल का प्रभाव होगा, उसकी मृत्यु होगी। तो यहाँ पास वही है कि प्रत्येक जीव जो जन्म लेता है उसके लिए मृत्यु अनिवार्य है। ये आपका प्रकृति का नियम है। इसलिए प्रत्येक जीवधारी की एक विशिष्ट जीवन अवधि होती है, मतलब एक लाइफ स्पैन होता है। ठीक, तो मानव की औसत जीवन अवधि लगभग 70 वर्ष है। कोई भी एक मानव औसतन कितने वर्ष जीता है, 70 वर्ष जीता है। और अन्य जीव जंतुओं की जीवन अवधि में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है तथा ऐसा समझा जाता है कि बड़े आकार के जीव जंतुओं की जीवन अवधि छोटे आकार के जीव जंतुओं के अपेक्षा लंबी अधिक होती है। मतलब
हाथी, हिरण, ये सब क्या होता है इनका ज़्यादा, कछुआ हो गया, इन सब का ज़्यादा क्या होता है आपका जीवन होता है। जैसे कि हम उसको कंपेयर करें, जैसे हम देखें कि मच्छर और ये आपके मक्खियाँ वगैरह इनसे ज़्यादा लंबा समय वो जीते हैं। ठीक, हाथी की जीवन अवधि 70 वर्ष है, गैंडे की 50 वर्ष है, गोरिल्ला 25 वर्ष, कुत्ते बिल्ली की 15 वर्ष, गिलहरी की 5 से 10 वर्ष, घरेलू चूहे की 2 वर्ष, अंदर की 1 वर्ष और बंदर की 1 वर्ष, बंदर नहीं है, बंदर की 1 वर्ष और फ्लाई मतलब मक्खी की 1 दिन। ठीक, तो ये है आपके एग्जाम्पल। तो मतलब जीवन है तो मृत्यु होना ही होना है। तो अब ये है, इतने सारे जीव एक साथ रह रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं जीव विविधता, जैव विविधता। मतलब अलग अलग प्रकार के जीवन, जीवित जो होते हैं वो एक साथ रह रहे हैं तो इसी को बोलते हैं हम जैव विविधता। तो जीव जगत अत्यंत विस्तृत है, इसमें असंख्य जीव जैसे पादप, जंतु, जीवाणु आदि शामिल है जो भिन्न भिन्न प्रकृति, रूप, रंग तथा आकार के हैं। इनमें से किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न है। ठीक, तो ये सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं। तो अब तक पादपों की 4 लाख से अधिक, जंतुओं की 10 लाख से अधिक प्रजातियों को खोजा जा चुका है। मतलब 4 लाख से अधिक पेड़ पौधे हमको मालूम है, 10 लाख से अधिक जंतु मालूम है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से प्राप्त जीवाश्मों द्वारा जीवों की अनेक प्रजातियों का भी पता लगा है। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रजाति, जैसे मैमोथ हो गया, वो विलुप्त हो चुका है लेकिन उनके बारे में हमको पता है। तो ये सब मिला के बहुत विभिन्नताएँ हैं पूरे पृथ्वी में। जीवों की इतनी बड़ी संख्या से जैव विविधता का ज्ञान होता है। जितनी ज़्यादा जीवन होगा उतनी ज़्यादा जैव विविधता होगी। जीवों की भिन्नता का प्रभावी ढंग से अध्ययन करने के लिए वर्गीकी विज्ञों ने जीवों को सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीकों से विभाजित किया। ठीक, तो इसी को बोलते हैं वर्गीकरण, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो क्या किया है कि सबको अलग अलग वर्गों में रख दिया है। मतलब जब आपको पढ़ना है तो उसके लिए आसानी पड़ जाए, ये नहीं कि आप उसको ढूंढते बैठे हुए हैं। तो इसी को हमने अलग अलग किया, जैव विविधता में अलग अलग किया है और हर किसी का एक नामकरण किया है। तो यहाँ पास नामकरण की बात है। तो एक ही जाति के जीवों के अनेक स्थानीय नाम होते हैं। ठीक, तो कोई भी एक जाति, जैसे कुत्ते का एग्जाम्पल लेते हैं तो कुत्ते को इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, तमिल में नाई बोलते हैं, बंगाल में कुकुर बोलते हैं। तो ये बहुत सारे नाम हैं, तो आप कंफ्यूज होते हैं आप कितने नाम एक साथ याद रखेंगे। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका नामकरण करना जरूरी हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको एक नाम दे दिया जाए और वो वैज्ञानिक नाम होगा, उसी नाम से वो जाना जाएगा विज्ञान में। ठीक, तो अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पहचानना कठिन होता है, इसलिए जीवधारियों को अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया जाता है। तो यह नाम जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम के सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति या नामकरण कहते हैं। तो हर जीव का नामकरण होना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम उपयोग किए द्विपद नामकरण पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं उसको। ठीक, तो नामकरण की द्विपद पद्धति को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है कार्ल लिनियस को। ठीक, कार्ल लिनियस ने इसको लाया था। तो वास्तव में द्विपद पद्धति को सर्वप्रथम गैस्पार्ड बहिन ने अपनी पुस्तक पाइनेक्स में प्रस्तुत किया था। तो किसने इसको, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है कि गैस्पार्ड बहिन ने इसे पहली बार 1623 में अपने पुस्तक पाइनेक्स में प्रस्तुत किया था, लेकिन बाद में लिनियस ने इसका उपयोग किया और इसे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। इन्होंने अपना इसका उपयोग किया था स्पीसीज प्लैनेटरम। ठीक, स्पीसीज प्लैनेटरम में इसका उपयोग किया और लिनियस ने इस पद्धति को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर लोकप्रिय बनाने का काम किया। अतः इस पद्धति की खोज का श्रेय जाता है कार्ल लिनियस को। ठीक, तो इसको द्विपद नामकरण पद्धति बोलते हैं। तो द्विपद क्यों, इसमें हमेशा 2 नाम होते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम है। तो जीवों का नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। लैटिन एक भाषा, यूरोप की पुरानी भाषा है, उस पर लिखा जाता है। जैविक में पहला शब्द वंश का तथा दूसरा शब्द जाति का होता है। ठीक, जो आपका पहला शब्द होगा वंश को बताएगा कि किस वंश का है और दूसरा शब्द जाति का होगा। जैविक नामों को तिरछे अक्षरों में या रेखांकित करके लिखा जाता है। ठीक, वंश के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर के रूप में तथा जाति का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के छोटे अक्षर के रूप में लिखा जाता है। जैसे आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा में एम जो है वो बड़ा है, इंडिका का आई जो है छोटा है। ठीक, तो जो मैंगीफेरा है वो उसमें वंश का नाम है और इंडिका जो है वो जाति का नाम है। ठीक, कई बार नाम के अंत में लेखक का नाम भी लिखा होता है, तो इंडिका जो है वो लेखक का नाम है। ठीक, ये था आपका बेसिक सा लेक्चर जिसमें हमने नामकरण के बारे में जाना कि नामकरण क्यों किया जाता है, क्यों करना चाहिए। तो इसका अगला पार्ट आपका कल अपलोड हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसे लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए और जो भी आपके डाउट्स है उसे भी बताइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।